नमस्ते और स्वागत है द डीप डाइव में। आज हम भारतीय इतिहास के एक ऐसे शासक के बारे में गहरी पड़ताल करने वाले हैं जिनका नाम अक्सर आप जानते हैं बड़े सम्मान से लिया जाता है, समुद्रगुप्त। हाँ, समुद्रगुप्त एक बहुत ही फैसिनेटिंग फिगर है भारतीय इतिहास के। बिल्कुल, ये नाम सुनते ही एक शक्तिशाली विजेता की छवि उभरती है ना। हाँ, भारत का नेपोलियन भी कहा गया इन्हें। लेकिन क्या वो सिर्फ एक विजेता ही थे या कुछ और भी? और उनके दौर में भारत कैसा था और उन्होंने उसे कैसे बदला? चलिए आज इसी की परतें खोलते हैं। हाँ जरूर। देखिए, समुद्रगुप्त को समझने के लिए हमें सबसे पहले उस समय के भारत को देखना होगा। मौर्य साम्राज्य जो एक बहुत बड़ी ताकत था, वो बिखर चुका था। हाँ, अशोक के बाद वो बात नहीं रही। बिल्कुल। तो उसके बाद देश ना वो छोटी छोटी रियासतों में, गणराज्यों में और कुछ बाहरी शक्तियों के प्रभाव वाले इलाकों में बढ़ गया था। मतलब एक तरह की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी। हाँ, बिखराव का माहौल था। हाँ, मतलब कोई एक सेंट्रल पावर नहीं बची थी। मौर्यों के बाद हमने देखा शुंग आए, कण्व आए, दक्षिण में सातवाहन थे सही। और कलिंग में खारवेल जैसे शक्तिशाली राजा भी हुए। फिर उत्तर पश्चिम से हमले हुए यवन, शक, कुषाण। हाँ, कुषाणों ने तो कनिष्क के टाइम पे एक बहुत बड़ा साम्राज्य बना लिया था। बिल्कुल। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग बात है, इन विदेशी शक्तियों को चैलेंज करने वाली देशी ताकतें भी थीं, खासतौर पर कुछ पुराने जनजातीय गणराज्य। अच्छा, जैसे जैसे? जैसे योधे, मालव, अर्जुनायन। ये वो गणराज्य थे जो मौर्यों से पहले भी थे और उनके कमजोर पड़ने पर फिर से उभर आए और उन्होंने शक कुषाण शक्ति को कमजोर करने में काफी अहम भूमिका निभाई। और दक्षिण और मध्य भारत का क्या सीन था? वहां भी अलग अलग वंश थे। दक्कन में वाकाटक थे, दक्षिण में पल्लव, कर्नाटक में कदम्ब, मध्य भारत में नाग वंश काफी शक्तिशाली थे और बिहार में लिच्छवियों का प्रभाव था। अच्छा, लिच्छवी, ये नाम तो आगे भी आएगा। हाँ, बिल्कुल आएगा। तो कुल मिलाकर पिक्चर ये थी कि गुप्तों के उदय से ठीक पहले भारत राजनीतिक रूप से काफी फ्रैगमेंटेड था। इसी बिखरे हुए माहौल में गुप्त वंश की शुरुआत होती है। और शुरुआत किसने की? संस्थापक थे श्रीगुप्त, महाराज श्रीगुप्त। इनके बाद इनके बेटे घटोत्कच, वो भी महाराज ही कहलाए। तो इससे अंदाजा लगता है कि शुरू में ये शायद थोड़े छोटे शासक ही रहे होंगे। सिर्फ महाराज? हाँ, ये पॉइंट है। लेकिन फिर आते हैं चंद्रगुप्त प्रथम, घटोत्कच के बेटे। यहाँ से कहानी बदलती है ना? हाँ बिल्कुल। चंद्रगुप्त प्रथम ने उपाधि ली महाराजाधिराज। महाराजाधिराज, ये बड़ा बदलाव है। हाँ, ये उनके बढ़ते हुए कद, उनकी एम्बिशन को दिखाता है। पर उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट था उनका लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह। लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी, हाँ, इसका जिक्र तो बार बार आता है। बिल्कुल। ये सिर्फ एक शादी नहीं थी, ये एक बहुत बड़ा, एक डिसाइसिव पॉलिटिकल अलायंस था। इस गठजोड़ का क्या असर हुआ? मतलब क्यों इतना इम्पोर्टेंट था ये? देखिए, लिच्छवी उस समय एक सम्मानित और शक्तिशाली गणराज्य थे। इस विवाह से गुप्तों की प्रतिष्ठा बहुत बढ़ गई और शायद पाटलिपुत्र जैसा महत्वपूर्ण शहर भी उनके नियंत्रण में आ गया। समुद्रगुप्त खुद अपने अभिलेखों में बड़े गर्व से खुद को लिच्छवी दोहित्र कहते हैं, यानी लिच्छवी की बेटी का बेटा। अच्छा, तो ये उनके लिए एक तरह से स्टेटस सिंबल भी था। हाँ, बिल्कुल, और शक्ति का आधार भी। यहीं से गुप्त साम्राज्य की असली नींव पड़ी, ऐसा माना जाता है। इसकी याद में खास सिक्के भी चलाए गए जिन पर चंद्रगुप्त और कुमार देवी दोनों की तस्वीरें हैं। और गुप्त संवत 319-320 AD वाला, वो भी इनसे जुड़ा है। हाँ, ज्यादातर विद्वान मानते हैं कि गुप्त संवत की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने ही की थी। हो सकता है अपने राज्याभिषेक के समय या शायद इसी विवाह के उपलक्ष्य में। ठीक है, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने नींव मजबूत कर दी। अब आते हैं उनके बेटे समुद्रगुप्त पर। इनका उत्तराधिकार, क्या वो स्मूथ था? मतलब क्या वे सबसे बड़े बेटे थे और आसानी से राजा बन गए? पर उसी में आगे लिखा है कि ये सुनकर समान कुल के अन्य लोगों के चेहरे उतर गए, वो दुखी हो गए। ओहो, मतलब भाइयों या रिश्तेदारों में विरोध था। ये तो पक्का कॉन्फ्लिक्ट का इशारा है। स्पष्ट संकेत तो यही है। शायद इसीलिए चंद्रगुप्त ने भरी सभा में घोषणा की ताकि बाद में कोई गड़बड़ ना हो, कोई गृह युद्ध ना छिड़े। और इस विरोध का कारण क्या सिर्फ जेलसी थी या कुछ और? हो सकता है जेलसी हो, या ये भी हो सकता है कि कुछ लोग समुद्रगुप्त के लिच्छवी बैकग्राउंड से खुश ना हो। कुछ पुराने ग्रंथों में लिच्छवियों को व्रात्य कहा गया है, मतलब मेन स्ट्रीम ब्राह्मण संस्कृति से थोड़ा बाहर। तो हो सकता है कुछ कंजर्वेटिव लोग दरबार में लिच्छवियों का प्रभाव बढ़ने से डर रहे हों। इंटरेस्टिंग पॉइंट। और इसी विवाद से जुड़ा एक और रहस्य है, वो काच नाम के सिक्के। ये काच कौन था? हाँ, ये एक पहेली है। काच नाम के सोने के सिक्के मिले हैं जो स्टाइल में समुद्रगुप्त के शुरुआती सिक्कों जैसे ही हैं, पर उनमें सोना थोड़ा कम है
और जो स्टैंडर्ड मार्क है वो चक्र है, जबकि समुद्रगुप्त के सिक्कों पर गरुड़ है। तो कौन हो सकता है ये काच? कई थ्योरीज हैं। कुछ कहते हैं काच समुद्रगुप्त का ही दूसरा नाम था। कुछ कहते हैं ये रामगुप्त था, जिसका जिक्र बाद के नाटकों में आता है। पर एक मजबूत संभावना ये है कि काच समुद्रगुप्त का कोई भाई या प्रतिद्वंदी था, जिसने उत्तराधिकार के लिए विद्रोह किया था। विद्रोह, और शायद कुछ समय के लिए गद्दी पर कब्जा भी कर लिया। हाँ, हो सकता है। सिक्कों की संख्या बहुत ज्यादा नहीं है, तो लगता है कि अगर उसका शासन रहा भी तो बहुत थोड़े समय के लिए। पर यह दिखाता है कि समुद्रगुप्त का रास्ता आसान नहीं था। तो मतलब समुद्रगुप्त को राजा बनने से पहले ही अंदरूनी चुनौतियों से निपटना पड़ा। बिल्कुल। और ये भी संभव है कि उनके जो शुरुआती मिलिट्री कैंपेन्स थे, उनका एक मकसद इसी अंदरूनी विरोध और उसके समर्थकों, शायद कुछ नाग राजाओं को कुचलना भी रहा हो। समझ गया। चलिए अब उनके विजय अभियानों पर आते हैं। प्रयाग प्रशस्ति में तो इनका जबरदस्त वर्णन है, हरिशेन ने लिखा है, जो उनके मंत्री थे। हाँ, हरिशेन उनके संधि विग्रहिक यानी युद्ध और शांति के मंत्री थे और भी कई पदों पर थे। उन्होंने प्रशस्ति को बड़े व्यवस्थित ढंग से लिखा है। ऐसा लगता है जैसे अभियानों का क्रम बताया गया है, और ये भी कि समुद्रगुप्त ने अलग अलग इलाकों के लिए अलग अलग नीतियां अपनाई। शुरुआत कहाँ से हुई? पहला अभियान? पहला अभियान बताया गया है आर्यावर्त यानी उत्तरी भारत में। इसमें उन्होंने 3 राजाओं को हराया, अच्युत, नागसेन और कोतकुल के एक शासक। और प्रशस्ति ने इनके लिए शब्द इस्तेमाल हुआ है उन्मूलित। उन्मूलित मतलब जड़ से उखाड़ फेंकना, वायलेंटली अपरूटेड। ये काफी कठोर नीति थी। शायद ये वही शासक थे जिन्होंने उत्तराधिकार में समुद्रगुप्त का विरोध किया था या उस काच नाम के विद्रोही का साथ दिया होगा। नागवंश उस समय गुप्तों के लिए एक बड़ी चुनौती थे। अच्छा, इसके बाद वो दक्षिण गए और वो मशहूर दक्षिणापथ अभियान? हाँ बिल्कुल, दक्षिणापथ का अभियान। ये बहुत लंबा और शायद काफी मुश्किल अभियान रहा होगा। प्रशस्ति में कोसल, महाकांतार, पिष्टुपुर, कांची, वेंगी जैसे कई राज्यों के करीब 12 राजाओं के नाम गिनाए गए हैं जिन्हें हराया गया। 12 राजा दक्षिण में, लेकिन यहाँ पर नीति वो उन्मूलित वाली नहीं थी, यहाँ कुछ अलग था, है ना? वो ग्रहण, मोक्ष, अनुग्रह वाला। एग्जैक्टली, यही सबसे इंटरेस्टिंग बात है। उत्तर में जहां उन्होंने राजाओं को जड़ से उखाड़ फेंका, वहीं दक्षिण में उन्होंने बिल्कुल अलग पॉलिसी अपनाई, ग्रहण, मोक्ष, अनुग्रह। ग्रहण, मोक्ष, अनुग्रह, जरा इसे समझाइए। मतलब पहले राजा को हराया, उस पे कब्जा किया, ग्रहण, फिर उसे बंदी बनाकर मुक्त कर दिया, मोक्ष, और फिर उसका राज्य उसे वापस लौटाकर उस पे कृपा दिखाई। अनुग्रह। शर्त बस ये थी कि वो समुद्रगुप्त की अधीनता मानेगा, उन्हें कर देगा। हाँ। हरिशेन ने इसे धर्म विजय कहा है। धर्म विजय, ये तो बिल्कुल अलग अप्रोच है। पर ऐसा क्यों किया? उत्तर में इतनी कठोरता और दक्षिण में ये उदारता, क्या वजह थी? ये समुद्रगुप्त की पॉलिटिकल विजडम दिखाता है। देखिए, दक्षिण भारत दूर था, इतने बड़े इलाके पर सीधे कब्जा करके शासन चलाना बहुत मुश्किल होता। लॉजिस्टिक्स, कम्युनिकेशन, विद्रोह का खतरा, सब रहता। हाँ, बात तो सही है। और शायद उन्हें उत्तर भारत की भी चिंता थी कि कहीं उनकी गैर मौजूदगी में फिर कोई गड़बड़ ना हो जाए। तो उन्होंने दक्षिण में अपनी धाक जमाई, राजाओं को अपनी अधीनता स्वीकारने पर मजबूर किया, उनसे धन संपत्ति ली, पर सीधे शासन का बोझ नहीं उठाया। ये एक तरह से प्रैक्टिकल फैसला था, दूरदर्शिता थी। अच्छा, क्या इस दक्षिण अभियान का अश्वमेध यज्ञ से भी कोई कनेक्शन हो सकता है? ये एक बहुत स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है। उस जमाने में अश्वमेध यज्ञ चक्रवर्ती सम्राट बनने का, अपनी सुप्रीम पावर दिखाने का सबसे बड़ा सिंबल था। भारशिव नागों ने, जो गुप्तों से पहले शक्तिशाली थे, 10 अश्वमेध यज्ञ किए थे। 10? हाँ, तो हो सकता है समुद्रगुप्त उनसे इंस्पायर्ड हो और ये दक्षिण अभियान एक तरह से अश्वमेध के छोड़े गए घोड़े के पीछे दिग्विजय यात्रा रही हो। मतलब घोड़ा जहां जहां निर्विरोध गया, वो इलाका सम्राट का, जहां रोका गया वहां युद्ध। तो ये दक्षिण विजय शायद अश्वमेध की तैयारी या उसका हिस्सा रही हो। इंटरेस्टिंग थियरी। तो दक्षिण से वो विजेता बनकर लौटे, इसके बाद क्या हुआ? वो फिर उत्तर की ओर मुड़े, आर्यावर्त की तरफ, और इस बार वो पहले से भी ज्यादा कठोर थे। ज्यादा कठोर? हाँ। कैसे? प्रशस्ति कहती है कि इस बार उन्होंने आर्यावर्त के 9 राजाओं का प्रसवोद्धरण किया। प्रसवोद्धरण? हाँ। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है वायोलेंटली एक्सटर्मिनेटेड,
बलपूर्वक समूल नाश कर देना। इस लिस्ट में रुद्रदेव, मतिल, नागदत्त, चंद्रवर्मन, गणपति नाग जैसे नए नाम हैं और साथ ही अच्युत और नागसेन के नाम फिर से हैं। अच्युत और नागसेन ये तो पहले वाले अभियान में भी थे, मतलब साफ है। लगता है जब समुद्रगुप्त दक्षिण में व्यस्त थे तब इन राजाओं ने, जिन्हें पहले सिर्फ हराया गया था, शायद फिर से आजाद होने की कोशिश की या सिर उठाया होगा। इसीलिए इस बार समुद्रगुप्त ने कोई रियायत नहीं बरती और उनकी शक्ति को पूरी तरह से कुचल दिया। 9 सेकंड चांसेस। समझ गया। तो इन सारी विजयों के बाद गुप्त साम्राज्य का विस्तार कहाँ तक हो गया? मतलब सीधा नियंत्रण कहाँ तक था? अब उत्तर प्रदेश का बड़ा हिस्सा, बिहार का ज्यादातर भाग और मध्य प्रदेश के कुछ पूर्वी इलाके, ये सब सीधे गुप्त नियंत्रण में आ गए। ये साम्राज्य का कोर एरिया बन गया। और आसपास के राज्यों का क्या हुआ? तट, असम के डवाक और कामरूप, नेपाल, पंजाब का कर्तरीपुर जैसे राज्य शामिल थे और गणराज्यों में मालव, अर्जुनायन, योद्धेय, मद्रक, आभीर ये सब थे। ये अधीनता किस तरह की थी? ये राज्य उन्हें कर देते थे, उनके आदेशों का पालन करते थे और शायद जरूरत पड़ने पर सैनिक सहायता भी देते होंगे और उनके दरबार में आकर सम्मान भी प्रकट करते थे। मतलब एक तरह से ट्रिब्यूटरी स्टेट्स बन गए थे। प्रशस्ति में कुछ और दूर के शासकों का भी जिक्र है ना? हाँ, ये भी दिलचस्प है। उसमें उत्तर पश्चिम के देवपुत्र शाही शाहनुशाही यानी कुषाण शासक और शक मुरुंड शक शासक का उल्लेख है। यहाँ तक कि सिंहल यानी श्रीलंका के राजा मेघवर्ना का भी नाम है। श्रीलंका का राजा? हाँ। क्या उसने भी अधीनता मान ली थी? देखिए, प्रशस्ति तो ऐसा ही दिखाती है, लेकिन दूसरे सोर्सेस से पता चलता है कि राजा मेघवर्ण ने असल में समुद्रगुप्त को कुछ उपहार भेजे थे और उनसे बोधगया में श्रीलंकाई बौद्ध भिक्षुओं के लिए एक मठ बनाने की इजाजत मांगी थी। अच्छा, तो ये शायद डिप्लोमेटिक एक्सचेंज था जिसे हरिशेन ने अधीनता के तौर पे पेश कर दिया? हाँ, ये संभव है। प्रशस्ति आखिर राजा की प्रशंसा में लिखी गई है, लेकिन ये भी सच है कि इतने दूर के राजा का समुद्रगुप्त से अनुमति मांगना, ये उनके बढ़ते हुए प्रभाव और प्रतिष्ठा को जरूर दिखाता है। प्रशस्ति में सर्वद्वीपवासी भी, यानी सभी द्वीपों के निवासियों द्वारा भी सेवा करने की बात है। शायद दक्षिण पूर्व एशिया के भारतीकृत राज्यों की तरफ इशारा हो। तो मतलब उनका प्रभाव भारत के बाहर भी महसूस किया जा रहा था। हाँ, बिल्कुल। और इन सब विजयों के बाद फाइनली अश्वमेध यज्ञ। हाँ, इन विजयों से अपनी सर्वोच्चता स्थापित करने के बाद ऐसा लगता है कि उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया। इसके प्रमाण उनके खास सिक्के हैं जिन पर अश्वमेध पराक्रमः लिखा है और यज्ञ के घोड़े का चित्र है। ये उनके चक्रवर्ती सम्राट होने का और वैदिक धर्म के प्रति उनकी निष्ठा का सबसे बड़ा प्रमाण था। और उनके सिक्कों पर दूसरी उपाधियां भी मिलती हैं, कृतांत परशु जैसी। हाँ, कृतांत परशु यानी यमराज का फरसा, हाँ। सर्वराजुच्छेदता यानी सभी राजाओं का नाश करने वाला, अप्रतिरथः यानी जिसका कोई प्रतिद्वंदी न हो। ये उपाधियां उनके एक दुर्जय योद्धा वाले रूप को दिखाते हैं। कमाल है। तो ये तो हुई साम्राज्य बनाने की कहानी। अब सवाल ये है कि इतने बड़े साम्राज्य को उन्होंने संभाला कैसे? एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था? क्या मौर्यों जैसा हाईली सेंट्रलाइज था? नहीं, मौर्यों जितना सेंट्रलाइज नहीं था। गुप्त प्रशासन में हमें डिसेंट्रलाइजेशन के एलिमेंट ज्यादा दिखते हैं। जैसा हमने देखा, उन्होंने कई हारे हुए राजाओं को पूरी तरह हटाया नहीं, बल्कि उन्हें अपने अधीन शासक यानी सामंत बना लिया। हाँ, दक्षिण वाली नहीं थी। बिल्कुल। और उत्तर में भी जो सीमावर्ती राज्य थे वो भी एक तरह से अधीनस्थ ही थे। कुछ इतिहासकार इसे फ्यूडलिज्म फ्रॉम अबव कहते हैं। मतलब केंद्रीय शक्ति खुद ही अपने नीचे सामंतों की एक हायरार्की बना रही है। शायद इसमें शक कुषाणों की क्षत्रप प्रणाली का भी कुछ प्रभाव रहा हो। तो केंद्र में व्यवस्था कैसी थी? राजा के नीचे कौन लोग थे? राजा तो बेशक सर्वोच्च था और उसे अक्सर दैवीय गुणों से युक्त दिखाया जाता था। जैसे प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की तुलना इंद्र, वरुण, कुबेर, यम जैसे देवताओं से की गई है। हाँ, राजा को देवता समान मानने की प्रवृत्ति। बिल्कुल। राजा की मदद के लिए एक मंत्री परिषद होती थी और कई महत्वपूर्ण अधिकारी थे। जैसे हरिशेन खुद वो संधि विग्रहिक मिनिस्टर ऑफ वॉर एंड पीस थे। कुमार अमात्य ये शायद एक हाई रैंकिंग एडमिनिस्ट्रेटिव काड्रे था और महादंड नायक, चीफ जस्टिस या कमांडर जैसा पद भी था। मतलब एक ही व्यक्ति कई इंपॉर्टेंट पोस्ट संभाल सकता था। अच्छा, ये तो एफिशिएंसी दिखाता है। और एक पद का जिक्र आपने किया था, खाद्य। क्या था वो?
खाद्य टपाकिक। हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पद है। सुनने में लगता है कि शाही रसोई का इंचार्ज। हाँ, तो इसमें क्या खास बात है? देखिए, शाही रसोई सिर्फ खाना बनाने की जगह नहीं थी। ये राजा की सुरक्षा के लिहाज से बहुत सेंसिटिव जगह थी। जहर वगैरह का डर हमेशा रहता था, तो खाद्य टपाकी की एक भूमिका सुरक्षा सुनिश्चित करना भी थी। ओह राइट, पॉइजन टेस्टिंग वगैरह। हाँ, और दूसरा, राजकीय रसोई से बड़े पैमाने पर दान पुण्य और भोजन वितरण का काम भी होता था। तो ये पद सुरक्षा, व्यवस्था और कल्याण तीनों से जुड़ा था। समझ गया। और साम्राज्य प्रांतों और जिलों में बटा होगा? हाँ बिल्कुल। साम्राज्य भुक्ति, प्रांत और विषय जिला में बटा था। भुक्ति के प्रमुख को उपरिक कहते थे और विषय के प्रमुख को विषयपति। और जिला प्रशासन में कौन लोग होते थे? सिर्फ सरकारी अफसर? नहीं, यही खास बात है गुप्त प्रशासन की। जिला स्तर पर विषयपति की सहायता के लिए एक समिति होती थी, जिसमें स्थानीय लोगों का प्रतिनिधित्व होता था। जैसे नगर श्रेष्ठी यानी शहर का मुख्य व्यापारी या बैंकर। अच्छा। सार्थवाहा यानी व्यापारियों के कारवां का नेता। हाँ। प्रथम कुलिक यानी मुख्य शिल्पकार। हाँ। और प्रथम कायस्थ यानी मुख्य लेखक या क्लर्क। वाह, मतलब लोकल बॉडीज का पार्टिसिपेशन था एडमिनिस्ट्रेशन में। ये तो बहुत प्रोग्रेसिव बात है। हाँ, ये शासन में स्थानीय भागीदारी को दिखाता है। और गांव का प्रशासन ग्रामिक या ग्राम्यक देखता था, जिसकी मदद के लिए पंचमंडली यानी पंचायत जैसी कोई संस्था होती थी। न्याय और पुलिस की भी अपनी व्यवस्था थी। दंड पाशिक जैसे अधिकारियों का जिक्र मिलता है। और इसी दौर में या शायद थोड़े बाद में चीनी यात्री फाहियान भी आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। हाँ, समुद्रगुप्त के बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय। उसने क्या लिखा है प्रशासन के बारे में? फाहियान ने मध्य देश यानी गंगा घाटी की काफी तारीफ की है। उसने लिखा कि लोग खुशहाल थे, प्रशासन उदार था, ज्यादातर सजाएं जुर्माने के रूप में थीं, शारीरिक दंड कम थे और अपराध बहुत कम होते थे। यात्रा करना सुरक्षित था। इससे पता चलता है कि गुप्त प्रशासन काफी कुशल और स्टेबल था। ये तो बहुत अच्छी तस्वीर है। अब जरा समाज की बात करें। वर्ण व्यवस्था का क्या स्टेटस था? क्या बहुत कठोर थी? देखिए, गुप्त शासक खुद को वर्णाश्रम धर्म का रक्षक मानते थे। तो थियोरेटिकली 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और उनके तयशुदा काम ये समाज का आधार थे। शास्त्रों में यही लिखा था। लेकिन प्रैक्टिकल में कैसा था? प्रैक्टिकल में जैसा हमेशा होता है, चीजें थोड़ी ज्यादा फ्लेक्सिबल थीं। नए नए समुदाय समाज में शामिल हो रहे थे, जिससे जातियों की संख्या बढ़ रही थी। खासकर शासक वर्ग में अंतरजातीय विवाह भी होते थे। जैसे खुद चंद्रगुप्त द्वितीय ने नागवंश की राजकुमारी कुबेर नागा से शादी की थी। हाँ, और उनकी बेटी प्रभावती गुप्त का विवाह वाकटक बाजा रुद्रसेन द्वितीय से हुआ था, जो ब्राह्मण थे। बिल्कुल। तो शासक वर्ग में ये चीजें हो रही थीं। शूद्रों की स्थिति में कुछ सुधार के संकेत मिलते हैं। उन्हें कुछ धार्मिक ग्रंथ सुनने और कुछ पूजा पाठ करने की इजाजत मिल रही थी। लेकिन दूसरी तरफ अस्पृश्यता। हाँ, वो एक नेगेटिव साइड है। ऐसा लगता है कि इसी दौर में अस्पृश्यता की भावना और कठोर हो रही थी। फाहियान ने चांडालों का जिक्र किया है कि उन्हें शहर के बाहर रहना पड़ता था और शहर में घुसते समय लकड़ी बजाकर आवाज करनी होती थी ताकि दूसरे लोग उनसे दूर हट जाएं। ओह, ये तो बहुत दुखद है। हाँ, और समाज में शाकाहार का चलन बढ़ रहा था। मद्यपान को बुरा माना जाने लगा था, खासकर ऊंचे वर्णों में। अच्छा, अब आते हैं अर्थव्यवस्था पर। जाहिर है कृषि मुख्य आधार रही होगी। हाँ, एग्रीकल्चर मेन पिलर था। जमीन पर मालिकाना हक किसका था, इस पर थोड़ी बहस है। क्या सारी जमीन राजा की थी या प्राइवेट ओनरशिप भी थी? लगता है दोनों तरह की व्यवस्था थी। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि राजा और धनी लोग बड़ी मात्रा में जमीन ब्राह्मणों और मंदिरों को दान में देते थे। हाँ, भूमिदान, इसका क्या असर हुआ? इससे एक तो धर्म को बढ़ावा मिला, लेकिन साथ ही जमीन पर एक मिडिलमैन क्लास पैदा हो गया, जो खुद खेती नहीं करते थे पर किसानों से लगान वसूलते थे। इससे आगे चलकर सामंतवाद को और बल मिला। और राजस्व, टैक्स वगैरह? मुख्य टैक्स भाग कहलाता था, जो उपज का छठा हिस्सा होता था। इसके अलावा बलि, कर जैसे और भी टैक्स थे। ट्रेड और कॉमर्स कैसा था? काफी उन्नत था। व्यापारियों की अपनी श्रेणियां यानी गिल्ड्स होती थीं, जो बहुत पावरफुल थीं। वो बैंकों की तरह काम करती थीं, दान देती थीं, मंदिर बनवाती थीं। गुप्तों ने सोने के सिक्के, जिन्हें दीनार या सुवर्ण कहते थे, बहुत बड़ी मात्रा में जारी किए। सोने के सिक्के, ये तो समृद्धि दिखाता है। बिल्कुल, ये उनके दौर की आर्थिक समृद्धि का सबसे बड़ा प्रमाण है। चांदी और तांबे के सिक्के भी थे, पर सोने के मुकाबले कम।
आम लेन देन में कौड़ियों का भी इस्तेमाल होता था, जैसा फाहियान ने लिखा है। ठीक है, अब आते हैं कला और संस्कृति पर। गुप्त काल को तो स्वर्ण युग कहा जाता है। क्या इसकी शुरुआत समुद्रगुप्त के समय ही हो गई थी? हाँ, बिल्कुल। समुद्रगुप्त का काल ही इस गोल्डन एज की नींव रखता है। देखिए, प्रयाग प्रशस्ति खुद, जो हरिशेन ने लिखी, वो शास्त्रीय संस्कृत काव्य का एक बेहतरीन नमूना है। भाषा, शैली, अलंकार, सब कुछ उच्च कोटि का है। और कालिदास, उन्हें भी इसी युग का माना जाता है? हाँ, महान कवि कालिदास को या तो समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय के समय का, या कुछ लोग इसी दौर के आसपास का मानते हैं। खैर, ये निश्चित है कि संस्कृत साहित्य का अभूतपूर्व विकास इसी युग में हुआ। और समुद्रगुप्त के सिक्के आपने जिक्र किया था। हाँ, उनके सिक्के तो कला की दृष्टि से अद्भुत हैं। उन पर से विदेशी प्रभाव लगभग खत्म हो गया है और एक विशुद्ध भारतीय शैली विकसित हो गई है। और कितनी वैरायटी है। जैसे धनुष बाण लिए हुए सिक्के, धनुर्धारी प्रकार, फरसा लिए हुए परशु प्रकार, वीणा बजाते हुए वीणा वादन प्रकार, बाघ का शिकार करते हुए व्याघ्रहनन प्रकार, और वो अश्वमेध वाले सिक्के तो हैं ही। ये दिखाता है कि सिक्के ढालने की कला कितनी विकसित हो चुकी थी, और शायद समुद्रगुप्त की अपनी रुचि भी इन डिजाइन में थी। वीणा बजाते हुए सिक्के, ये बहुत दिलचस्प है। एक महान विजेता वीणा बजा रहा है। हाँ, ये उनके व्यक्तित्व के एक बिल्कुल अलग पहलू को दिखाता है। प्रयाग प्रशस्ति में उन्हें कविराज भी कहा गया है, यानी राजाओं में कवि। वो सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, कला और संगीत के प्रेमी और ज्ञाता भी थे। कमाल है, योद्धा भी, कवि और संगीतकार भी। अब जरा धर्म की बात कर लें। प्रयाग प्रशस्ति में उन्हें धर्म प्राचीर बंद कहा गया है, यानी धर्म की दीवार, धर्म का रक्षक। कैसा था धार्मिक माहौल उनके समय में? देखिए, ये वो समय था जब ब्राह्मण धर्म, जिसे आज हम हिंदू धर्म कहते हैं, उसका एक तरह से पुनरुत्थान हो रहा था। मौर्य काल में बौद्ध धर्म को ज्यादा राजकीय संरक्षण मिला था, पर अब ब्राह्मण धर्म फिर से प्रमुखता पा रहा था। और समुद्रगुप्त का अपना धर्म? वो स्वयं वैष्णव लगते हैं। उनके सिक्कों पर गरुड़ का चिन्ह है, जो विष्णु का वाहन है। उन्होंने गायों का दान दिया और सबसे बढ़कर अश्वमेध यज्ञ किया, जो एक वैदिक यज्ञ है। उनके उत्तराधिकारी भी ज्यादातर परम भागवत, यानी विष्णु के परम भक्त थे। तो क्या इस पुनरुत्थान का मतलब बौद्ध धर्म का विरोध या पतन था? सीधा विरोध तो नहीं कह सकते। गुप्त शासक आमतौर पर सहिष्णु थे, लेकिन हाँ, बौद्ध धर्म का प्रभाव कम हो रहा था। फाहियान जब आया तो उसने पाया कि कपिलवस्तु, कुशीनगर जैसे कई पवित्र बौद्ध स्थल उजड़ चुके थे या उनकी हालत ठीक नहीं थी। बौद्ध धर्म धीरे धीरे मठों तक सिमट रहा था। और उसकी जगह ब्राह्मण हिंदू धर्म ले रहा था। हाँ, और इस हिंदू धर्म में भी दो धाराएं मजबूत हो रही थीं। एक तो पुरानी वैदिक परंपरा, जैसे यज्ञ वगैरह, और दूसरी ज्यादा लोकप्रिय धारा थी भक्ति की, खासकर वैष्णव और शैव पंथों की। वैष्णव और शैव धर्म, क्या ये इसी समय बहुत विकसित हुए? इनकी जड़ें तो बहुत पुरानी हैं। वैष्णव धर्म यानी विष्णु और उनके अवतारों, खासकर कृष्ण की भक्ति, ये तो ईसा पूर्व से ही चल रहा था। शैव धर्म यानी शिव की उपासना, वो शायद और भी पुरानी हो, लेकिन गुप्त काल में इन्हें राजकीय संरक्षण मिला और ये बहुत ज्यादा लोकप्रिय हो गए। अवतारवाद की कॉन्सेप्ट कि विष्णु अलग अलग अवतार लेते हैं, ये बहुत मजबूत हुई। मंदिरों का निर्माण बड़े पैमाने पर शुरू हुआ, मूर्ति पूजा आम हो गई। और पुराण, उनकी क्या भूमिका थी? ये बहुत महत्वपूर्ण है। माना जाता है कि गुप्त काल में ही पुराणों को संकलित किया गया और उन्हें उनका अंतिम रूप दिया गया। पुराणों ने क्या किया कि उन्होंने वेदों की मुश्किल बातों और यज्ञों की जगह भक्ति, पूजा, व्रत, तीर्थ यात्रा जैसी चीजों को आम लोगों के लिए सुलभ बनाया। उन्होंने पौराणिक कथाओं को लोकप्रिय बनाया। जीवन के 4 पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष और मोक्ष पाने के 3 मार्ग, ज्ञान, भक्ति, कर्म, इन सब कॉन्सेप्ट्स को स्थापित किया। तो समुद्रगुप्त का धर्म एक तरह से इन दोनों धाराओं का मिश्रण था, वैदिक परंपरा और पौराणिक भक्ति का। हाँ, ऐसा ही लगता है। वो अश्वमेध जैसा वैदिक यज्ञ भी करते थे और परम वैष्णव भक्त भी थे। उन्हें शास्त्रों का ज्ञाता, यज्ञ करने वाला, दान देने वाला बताया गया है और साथ ही ईश्वर तुल्य भी माना गया है। ये उस दौर के हिंदू धर्म के बनते हुए समन्वयवादी रूप को दर्शाता है। तो संक्षेप में अगर हम समुद्रगुप्त की विरासत को देखें तो क्या कहेंगे? What was his legacy? देखिए, वो एक असाधारण विजेता थे, इसमें कोई शक नहीं। उन्होंने बिखरे हुए भारत के एक बड़े हिस्से को राजनीतिक एकता दी।
वो एक कुशल प्रशासक थे जिन्होंने एक स्टेबल गवर्नमेंट की नींव रखी, जिसमें आगे चलकर वो स्वर्ण युग पनपा। वो कला, संगीत, साहित्य के संरक्षक थे और खुद भी एक कवि और संगीतकार थे। और वो एक ऐसे शासक थे जिनके समय में हिंदू धर्म ने अपना वो रूप लेना शुरू किया जो आज तक काफी हद तक कायम है। उनका व्यक्तित्व बड़ा मल्टीफैसेटेड था। योद्धा, शासक, कलाकार, धर्मनिष्ठ, सब कुछ एक ही व्यक्ति में। बिल्कुल, इसीलिए वो इतने महत्वपूर्ण है। उन्होंने उस स्वर्ण युग का दरवाजा खोला जिसकी हम अक्सर बात करते हैं। उन्होंने वो स्थिरता और समृद्धि दी जिसमें आगे चल के कला, विज्ञान और साहित्य का जबरदस्त विकास हुआ। हाँ, भारतीय इतिहास में उनका स्थान बहुत ऊंचा है। लेकिन इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल मेरे मन में जरूर आ रहा है, बल्कि एक तरह का विरोधाभास। हाँ, पूछिए। देखिए, एक तरफ समुद्रगुप्त हैं, कृतांत परशु, सर्वराजोच्छेदता, यमराज का फरसा, सभी राजाओं का विनाशक। उनकी युद्धों में, खासकर उत्तर भारत में, हमें क्रूरता दिखती है। राजाओं को जड़ से उखाड़ फेंकना, समूल नाश कर देना, ये सब। और दूसरी तरफ वही समुद्रगुप्त कविराज हैं, वीणा बजा रहे हैं, दक्षिण के राजाओं पर दया दिखा रहे हैं, धर्म विजय, दान दे रहे हैं। मतलब एक ही व्यक्ति में ये दो एक्सट्रीम ऑपोजिट्स कैसे हो सकते हैं? एक तरफ इतनी कठोरता, दूसरी तरफ इतनी कलात्मकता और उदारता। ये वाकई में एक बहुत गहरा और सोचने वाला सवाल है। क्या ये उस युग की सच्चाई थी कि साम्राज्य बनाने और उसे टिकाए रखने के लिए कठोरता जरूरी थी, लेकिन एक आदर्श राजा से ये उम्मीद भी की जाती थी कि वो कला, धर्म और संस्कृति का संरक्षक हो, दयालु हो? या ये समुद्रगुप्त के अपने व्यक्तित्व की जटिलता थी। हो सकता है उनके व्यक्तित्व में ही ये दोनों पहलू, एक फौलादी योद्धा का और एक संवेदनशील कलाकार का, एक साथ मौजूद थे। या ये भी हो सकता है कि प्रयाग प्रशस्ति लिखने वाले हरिशेन ने जानबूझकर इन दोनों पहलुओं को उभारा हो ताकि समुद्रगुप्त को एक सर्वगुण संपूर्ण, एक आइडियल राजा के रूप में प्रस्तुत किया जा सके। हाँ, प्रशस्ति का उद्देश्य तो प्रशंसा ही था। बिल्कुल, लेकिन ये विरोधाभास हमें उस व्यक्ति के बारे में और शायद उस पूरे युग के बारे में भी सोचने पर मजबूर करता है कि शक्ति, कला, धर्म और शासन के बीच का रिश्ता कितना जटिल हो सकता है। वाकई ये विचार करने वाली बात है। खैर, आज की इस गहरी पड़ताल को यहीं विराम देते हैं। उम्मीद है आपको ये चर्चा जानकारीपूर्ण और दिलचस्प लगी होगी। ऐसी ही और गहन चर्चाओं के लिए व्यक्तित्व द एपिक टेल्स से जुड़े रहें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।